नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का द एग्री बुलेटिन एग्रीकल्चर करंट अफेयर क्लासेस में। हम इन क्लासेस में खासकर जो एग्री बुलेटिन है इनमें डेली जो न्यूज़ आती हैं या अभी रिसेंटली एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग अपडेट हैं उनको आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे आप एग्रीकल्चर के साथ जुड़े रहें और अभी रिसेंट न्यूज़ जो है वो आपको पता चलता रहे और क्या अपडेट है एग्रीकल्चर के अंदर वो सारी जानकारी आपको मिलती रहे। और इसी के साथ में कुछ गाइडलाइन या एडवाइजरी भारतीय सरकार के द्वारा या किसी राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है खेती को लेकर, तो वो भी आपके साथ इसमें साझा की जाती है, जिससे आपका एग्रीकल्चर करंट अफेयर मजबूत होता है और एग्रीकल्चर को आपको समझने में या एग्रीकल्चर के अंदर आप खेती करते हैं, एक किसान है, तो आपको उसके रिगार्डिंग अपनी डिफरेंट प्रैक्टिसेस या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो करने में काफी सहायता मिल जाती है। आज हम बात करेंगे कि पंजाब और हरियाणा के अंदर पिछले कुछ सालों में भारतीय सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा बहुत सारे ऐसे प्रोत्साहन प्रोग्राम जो है चलाए गए, जिसके तहत उनको कोशिश की गई कि धान की खेती से निकालकर कैसे दूसरी फसलों की तरफ लाया जाए। इसके बावजूद भी पंजाब और हरियाणा में धान का क्षेत्र या रकबा जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसी के कारण पंजाब और हरियाणा के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां और ऐसे कुछ कीड़ों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और इनको लेकर क्या सरकार की ऐसी गाइडलाइन है, एडवाइजरी है कि कैसे हम इनको नियंत्रित कर सकते हैं और आपका डाइवर्सिफिकेशन यहां पर क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो रिसेंट आपने कुछ न्यूज पढ़ी होंगी इन दिनों के अंदर, जैसे कि आपका पैडी कल्टीवेशन सर्ज इन पंजाब एंड हरियाणा। इन हरियाणा एरिया अंडर पैडी अप 35% इन 10 ईयर, फार्मर्स साइज प्रॉफिट, इजी एक्सेस टू मार्केट। यानी कि अब आप देखो ये खबरें जो है इनके अंदर आपको बताया जा रहा है कि हरियाणा और पंजाब के अंदर जो धान का क्षेत्र है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ हरियाणा के अंदर तो पिछले 10 साल में आपका 10 साल में 35% जो है वो धान का क्षेत्र बढ़ गया है। कुछ ऐसे किसान हैं जो ऑलरेडी नरमे की फसल या ये कह सकते हो कि आपका कॉटन की फसल ग्रो करवा रहे थे, उस कॉटन की फसल को छोड़कर अब धान की खेती करने लगे हैं। तो ये कितना क्यों यहां पर आपका एरिया बढ़ रहा है, क्षेत्र बढ़ रहा है। और ऐसे नहीं है कि भारत हरियाणा सरकार के द्वारा कुछ मुहिम नहीं चलाई गई है। आपको पता होगा कि हरियाणा सरकार के द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत एक योजना है जिसको चलाया गया था, जिसके अंदर 7,000 रुपए प्रति एकड़ किसानों को दिए जाते हैं। और अभी तो मैंने सुना था कि शायद इसके लिए 8,000 रुपए प्रति एकड़ भी दिए जाते हैं, लेकिन 7,000 रुपए प्रति एकड़ देने के बावजूद भी किसान अपने क्षेत्र में धान की खेती को छोड़कर दूसरी फसलों पर नहीं आना चाहते, बल्कि इसके बावजूद वो नरमे की फसल को छोड़कर धान की फसल को अपना रहे हैं। ऐसा क्यों? तो देखो यहां पर काफी बातें हमें समझनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज जो है कई बार मुझसे कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आप अंग्रेजी में अपना जो कंटेंट है वो क्यों रखते हो। देखिए, ये कंटेंट अंग्रेजी में जो रखा जाता है वो ज्यादातर ये क्योंकि हिंदी भाषा जो अखबार है उनमें ये जानकारियां बहुत कम आती है और ज्यादातर जो है अंग्रेजी भाषा अखबारों के अंदर जो है ये जानकारियां या आर्टिकल लिखे जाते हैं और जिसकी वजह से आपको यहां पर कई बार सभी लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती है। कई बार हम लोग उतनी न्यूज नहीं देखते हैं, पढ़ते भी नहीं है। तो इसी वजह से मैं कोशिश करता हूं कि इनको आपके साथ हिंदी में मैं कन्वे करूं, क्योंकि ये कंटेंट तो आपका अंग्रेजी में होता है लेकिन बताया जाता है आपको हिंदी में ही आपको समझाया जाता है और एक एक बात को कोशिश करेंगे कि आपको सही तरीके से बताई जा सके ताकि आप इसको इंप्लीमेंट भी कर सके, इसको समझ सके। अब बात करें तो अब हरियाणा और पंजाब के अंदर आपका ना कि केवल पैडी का कल्टीवेशन एरिया बढ़ा है, बल्कि इसके साथ साथ जहां हम लोग मोनोक्रॉपिंग कर रहे थे, मतलब एक ही फसल को पिछले कई सालों से लगा रहे थे, वहां पर बीमारियों का और कीटों का प्रकोप भी बढ़ गया है। जैसे हरियाणा में बात करें तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पिंक बॉलवर्म गुलाबी सुंडी का प्रकोप पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, खासकर 4 से 5 साल के अंदर। 2015 के बाद तो और ज्यादा अटैक यहां पर हो चुका है। वहीं अगर हम बात करें तो आपके यमुनानगर जो डिस्ट्रिक्ट है या उसके आसपास का क्षेत्र है जहां पर शुगरकेन या गन्ने की फसल काफी ज्यादा उत्पादित की जाती है, यहां पर पोखा बींग वायरस है, शुगरकेन टॉप बोरर एक आपका इंसेक्ट है, सॉरी पोखा बींग आपका फंगस है या आपका शुगरकेन यहां पर टॉप बोरर है, तो ये इंसेक्ट का अटैक बढ़ गया है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो धान की खेती के अंदर आपने सुना होगा करनाल और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर एक साउदर्न राइस स्टंटेड जो वायरस है, ड्वार्फ वायरस है, वो आपका यहां पर अटैक कर चुका है, जिसकी वजह से काफी फसल ना कि केवल हरियाणा में बल्कि पंजाब में भी खराब होती दिख रही है। तो ये काफी यहां पर नंबर हमें देखना पड़ेगा कि क्यों खराब हो रहा है, तो इसके ऊपर आज हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ फैक्ट बताना चाहता हूं कि आज हरियाणा और पंजाब में कितना एरिया धान के अंडर ग्रो करवाया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि पंजाब के अंदर अब तक, यानी कि जब ये आपकी न्यूज जो है आपकी पब्लिश की गई थी 1 से 2 दिन पहले, उस समय तक
आपका मतलब ये कह सकते हो जुलाई की स्टार्टिंग तक लगभग 23 लाख हेक्टेयर एरिया जो है वो आपका सोइंग की जा चुकी है। और पिछले साल 1 जुलाई तक आप ये कह सकते हो कि केवल 18.5 लाख हेक्टेयर एरिया ही आपका सोइंग की गई थी, बिजाई की गई थी। लेकिन आज या इस साल हमारी 1 जुलाई तक लगभग 23 लाख हेक्टेयर एरिया जो है वो आपका बिजाई की जा चुकी है, धान की रोपाई की जा चुकी है। और वहीं अगर हम बात करें तो 2024 के अंदर कुल रकबा जो धान के अंदर था पंजाब का वो लगभग 32.44 लाख हेक्टेयर एरिया था, यानी कि लगभग 32.44 लाख हेक्टेयर एरिया है। एक हेक्टेयर के अंदर आप सब लोग जानते हैं कि 2.5 एकड़ यानी कि 2.5 एकड़ होते हैं। इसको आप 2.5 गुना कर लीजिए, उतने आपके एकड़ बन जाएंगे। और वहीं अगर हम बात करें तो आपका बासमती राइस का जो क्षेत्र था वो लगभग 6.3 लाख हेक्टेयर एरिया जो है पिछले साल इसका ग्रो करवाया गया था। लेकिन अब इस बार आपका ये जो 23 लाख हेक्टेयर एरिया है वो क्यों बढ़ा, तो इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि इस बार पंजाब सरकार के द्वारा 1 जून से 15 जून के बीच में अलाउ कर दिया गया था कि आप ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हो, रोपाई कर सकते हो, जो कि इससे पहले सरकारों के द्वारा अलाउ नहीं किया गया था कि 15 जून के बाद ही आप धान की रोपाई कर सकते थे। लेकिन इस बार जो पंजाब सरकार है उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो पंजाब के किसान है वो 1 जून से 15 जून के बीच भी धान की रोपाई कर सकते हैं, क्योंकि सरकार का मानना यह था कि जब धान की हार्वेस्टिंग होती है, जब उसकी कटाई होती है, तो उसके बाद किसान जो है उनको समय नहीं मिलता गेहूं की बिजाई के लिए। इसलिए किसान क्या करते हैं, आपके स्टबल को, जो प्लांट का रेजिड्यू बचता है, उसको आग लगा देते हैं और उस कचरे को आग लगाने की वजह से स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम काफी बढ़ जाती है। तो उससे निपटने के लिए सरकार ने 15 दिन पहले का समय दे दिया। लेकिन आप लोग जानते हैं कि जून का जो पहला फोर्टनाइट होता है, पहले 15 दिन होते हैं, उस समय गर्मी काफी ज्यादा होती है और गर्मी की वजह से जब उस समय फसल की बिजाई की जाएगी, रोपाई की जाएगी धान की, तो आप लोग भी जानते हैं कि उसके अंदर पानी की आवश्यकता और ज्यादा बढ़ेगी। और इससे पहले मैंने एक दिन पहले आपको वीडियो बनाकर भी बताया था कि आपका इस बार धान की रोपाई पहले होने के कारण इन 15 दिनों के अंदर जितना आपका भाखड़ा डैम के अंदर पानी स्टोर होता है उससे भी कहीं गुना ज्यादा पानी जो है इन 15 दिनों के अंदर पंजाब के अंदर यूटिलाइज कर लिया गया है। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मानना है कि पंजाब का लगभग 80% एरिया ऐसा है जो क्रिटिकल या सेमी क्रिटिकल या डेंजर कंडीशन में आता है, जहां पर पानी आपका लगातार क्रिटिकली लो होता जा रहा है। 10 से 11 मीटर पानी आपका लगभग 80 से 90% ऐसा एरिया है पंजाब का जहां पर ग्राउंड वाटर लेवल 10 से 11 मीटर डिक्रीज हो चुका है, कम हो चुका है, डिक्लाइन हो चुका है। तो ये बड़ा नंबर है, यहां पर हमें समझना पड़ेगा, और जिसकी वजह से आपका लगातार जो है पानी की कमी हमारे देश के अंदर या हमारे राज्यों के अंदर देखने को मिल सकती है। जो स्टेट आपके पंजाब और हरियाणा देश के सबसे ज्यादा ग्रेनरी एक स्टेट माने जाते हैं या फिर ऐसे स्टेट माने जाते हैं जहां पर धान का उत्पादन या किसी भी अन्न का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, और इसके बावजूद आज हम इस पानी को खत्म करते जा रहे हैं, हमारी धरोहर को खत्म करते जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारी पहचान है और ये हमारी आइडेंटिटी है और ये हमें समझना पड़ेगा। शायद ये चीज हमें आज समझ में नहीं आएगी, लेकिन आज से 10 साल के बाद हमें समझ में आएगी। और सरकारों का कोई इतना अच्छा रुख नहीं है, इतना अच्छा स्टेप नहीं है, वो लगातार लैंड पुलिंग जैसी स्कीम्स के अंदर बिजी हैं अपना, लेकिन यहां पर उनको ये चीज नहीं दिख रही है कि कितना बड़ा हमारा नुकसान होने जा रहा है। हमें कोई ऐसी नीति लेकर आनी पड़ेगी जिसकी वजह से आपके धान का जो एरिया है उसको डिक्रीज किया जाए, किसानों को दूसरी फसलों पर भी, खासकर जो फलों वाली फसलें हैं, सब्जियों वाली फसलें हैं, उनकी तरफ लेकर जाया जाए और उनकी आय को निश्चित किया जाए। जब तक किसान की आय सुनिश्चित नहीं होगी तब तक किसान दूसरी फसलों की तरफ नहीं बढ़ेगा। और ये लगातार, जैसे कि यहां पर आप लोग देख सकते हो, 90% एरिया पंजाब का जो है आउट ऑफ टोटल 36 लाख हेक्टेयर एरिया पंजाब के अंदर खरीफ सीजन में, यानी कि जो मानसून का सीजन है, इस समय लगभग 36 लाख हेक्टेयर एरिया में बिजाई होती है और उसमें से लगभग 32 लाख यानी कि 90% एरिया के अंदर केवल धान की बिजाई होती है। और वहीं अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 15 लाख हेक्टेयर एरिया के अंदर पिछले साल जो है वो धान की बिजाई हुई थी। और सोचकर देखिए कि 50% है, क्योंकि जो पंजाब हरियाणा का जो टोटल आपका मानसून एरिया है या खरीफ सीजन का एरिया है टोटल फसलों का, वो लगभग 30 लाख हेक्टेयर एरिया है और उसमें से 15 लाख हेक्टेयर एरिया में केवल धान की बिजाई हुई थी और इस बार ये क्षेत्र और ज्यादा बढ़ गया है। अब सोचकर देखिए कि ये अगर इतना ज्यादा बढ़ेगा तो अब आने वाले समय में कितना यहां पर नुकसान होने वाला है। अब देखिए एक चीज और यहां पर इंपॉर्टेंट है कि अब किसानों ने मतलब क्यों इसको जो है आपका धान की फसल को अपनाया। तो देखो, आपको बताना चाहता हूं कि मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया कि 1 जून से 15 जून के बीच में एक तो अलाउ कर दिया गया सरकार के द्वारा, दूसरा यहां पर है किसान जो हरियाणा के अंदर शिफ्ट हुए या पंजाब के अंदर शिफ्ट हुए, तो वो कितना बड़ा नंबर है। तो आपको बताना चाहता हूं कि 2015 के अंदर
पंजाब में लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर एरिया कॉटन के अंडर में ग्रो करवाया जाता था, जो कि अब 2024 में घटकर या डिक्रीज होकर केवल 99,000 हेक्टेयर एरिया बच चुका है, यानी कि लगभग 2-2.5 गुना कम हो चुका है। इतना नंबर कम क्यों हुआ? क्योंकि एक ही कारण, गुलाबी सुंडी का लगातार प्रकोप, और जिसकी वजह से फसलों का खराब होना और फिर मार्केट में उनका उचित दाम भी ना मिलना, ये मेजर कारण थे जिसकी वजह से किसानों ने आपकी धान की फसल को अपनाया और बाकी फसलों को, या कह सकते हो नरमे की फसल को छोड़ने का काम किया। अब यहां पर आप हरियाणा का भी एग्जांपल देख सकते हो। हरियाणा के अंदर झज्जर में आपका 67,500 एकड़ और सिरसा के अंदर 60,000 एकड़ जो है वो एरिया पैडी में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि पहले कभी कॉटन का हुआ करता था या किसी दूसरी फसलों का हुआ करता था। आज वहां पर पैडी या धान की फसल लगाई जाती है। 4 खरीफ सीजन जो है वो ऑलरेडी इसके अंदर हम कह सकते हैं कि पिछले 4 साल के अंदर इतना एरिया जो है वो हरियाणा में भी बदल गया है। सोचकर देखिए कि केवल 4 साल में इतना बड़ा बदलाव क्यों हुआ? क्योंकि वही सेम रीजन, धान की फसल के ऊपर पंजाब और हरियाणा में एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, जिसकी वजह से किसानों की आय सुनिश्चित हो जाती है और किसान बेफिक्र होकर इस फसल को लगा लेते हैं कि कुछ भी उत्पादन हुआ तो हमें एटलीस्ट प्राइस उसका मिलेगा, दाम इसका मिलेगा। लेकिन नरमे की फसल की बात करें तो इसके लिए किसानों को बहुत लंबे समय तक भी इंतजार करना पड़ा, इसके बावजूद भी उतना उचित दाम नहीं मिला और उससे पहले किसान की खेत में फसल खराब हो गई। और एक बात और बताना चाहता हूं, आपका जो प्राइस है वो कितना अंतर आता है, तो बताना चाहता हूं कि कॉटन का जो पर क्विंटल का प्राइस है, मान के चलिए 1 क्विंटल के लिए, या आपका 1 क्विंटल या 100 किलोग्राम कह सकते हो आप इसको, तो 1 क्विंटल का मार्केट में प्राइस अगर 8,000 रुपए है, ठीक है। अब 8,000 रुपए 1 क्विंटल का है तो 1 किलोग्राम का प्राइस कितना हो गया? लगभग 80 रुपए प्रति किलोग्राम, है ना। तो अब 80 रुपए प्रति किलोग्राम किसान का जो कॉटन है, नरमा है, वो परचेज किया जाएगा। लेकिन ये तो एक्सट्रीम कंडीशन है जब मैं बात कर रहा हूं, इतना होता नहीं है ज्यादातर। लेकिन अगर मान के चलिए कि 8,000 हो भी रहा है तो आप मान लीजिए उसको, अब उसमें से क्या होता है, 20 रुपए या 15 से 20 रुपए आप कह सकते हो प्रति किलोग्राम के हिसाब से जो नरमे की चुगाई होती है या पिकिंग होती है, हार्वेस्टिंग होती है, उस समय 15 से 20 रुपए प्रति किलोग्राम किसान के द्वारा पे कर दिए जाते हैं। ये केवल 20 रुपए पे किए जा रहे हैं नरमे की हार्वेस्टिंग के लिए, कॉटन की पिकिंग के लिए। अब सोचकर देखिए, लेबर का चार्ज अगर इतना महंगा है, 1/4 हिस्सा तो लेबर को केवल हार्वेस्टिंग के लिए चला गया। और उससे पहले सोच के देखिए, उसका बीज का खर्चा, उसके बाद उससे पहले उसका खेत को जो है तैयार करने का खर्चा, उसके बाद उसके अंदर जो पानी लगाया उसका खर्चा, उसमें जो फर्टिलाइजर यानी कि जो उर्वरक का खर्चा, इसके बाद उसमें जो है आपका पेस्टिसाइड या ये कह सकते हो इंसेक्टिसाइड का एप्लीकेशन किया गया, है ना। तो अब यानी कि कीड़ों से बचाव के लिए आपको पता है पिछले कुछ सालों के अंदर वैसे भी कीटों का प्रकोप बढ़ा है, तो उसकी वजह से किसान की लागत जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो किसान के हाथ में क्या बचेगा? 1/4 हिस्सा तो केवल हार्वेस्टिंग के लिए जा रहा है और फिर उसको मार्केट में लेकर जाने का खर्चा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये इतना बड़ा अमाउंट यहां पर किसान को पे करना पड़ता है और लास्ट में किसान के पास इतनी मेहनत के, लगभग 6 से 7 महीने की मेहनत के बाद भी कुछ नहीं बचता। और इधर धान की जो खेती है वो केवल 3-4 महीने की खेती है और 4 महीने में वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। इसलिए किसान यहां पर क्या करता है, धान की खेती को अपना रहा है और जो कॉटन की फसल है उसको छोड़ रहा है। अच्छा, अब बात आती है दूसरी फसलों के ऊपर। तो अब यहां पर किसान जो है वो दालों को क्यों नहीं लगा रहा, या फिर ये कह सकते हो कि आपकी जो तेल की फसलें हैं उनको क्यों नहीं लगा रहा? तो आपको बता देना चाहता हूं कि दालों का जो प्राइस है या आपका तेल की फसलों का प्राइस है वो भी मार्केट में उतना नहीं मिल पाता है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों के अंदर सरकारों के द्वारा जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो समय समय पर कम कर दी गई, जब यहां कह सकते हो कि दूसरे देशों से जो आपकी दालें हमारे देश में आयात हुई और जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर दालों का प्राइस कम हो गया और किसान को उतना दाम नहीं मिल पाया, खासकर उस समय जब किसान अपनी फसल को मार्केट में बेचने गया था। तो इसी वजह से किसान को उचित दाम नहीं मिल पाता है और किसान उन फसलों को भी नहीं अपनाता है, क्योंकि जब तक एक आय सुनिश्चित नहीं होगी, सोचकर देखिए कि बाकी सारे वर्ग जो हैं वो आराम से अपनी जॉब के साथ जितना भी उनको सैलरी मिलती है वो फिक्स उनके महीने के बाद आ जाती है, चाहे वो सरकारी है चाहे वो प्राइवेट है। लेकिन किसान के पास उसकी आय या उसकी जो इनकम है वो इंश्योर्ड नहीं है। तो इसलिए यहां पर कहीं ना कहीं किसान की भी गलती में मानना चाहूंगा, क्योंकि किसान को अपनी फसल को बेचना नहीं आता है। अगर वो उसको प्रोसेसिंग करके, अब वो भी कई बार एक बार ये हो जाता है कि भाई हर किसान प्रोसेसिंग करके नहीं बेच सकता, क्योंकि उसके पास समय नहीं है, उसके पास संसाधन नहीं है, उसके पास जो है, अब आप लोग बोलोगे लोन दे रही है सरकार, ये कर रही है, वो स्कीम रन कर रही है, एफपीओ बना रही है,
लेकिन वो धरातल के ऊपर जब आप लोग जाकर देखोगे तो उसको बहुत कोसों दूर वो चीज लगेगी। तो धरातल पर उन चीजों का या उन सभी प्रोग्राम का, उन सभी स्कीम का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल जीरो है और किसानों की समझ उतनी नहीं है कि जिसकी वजह से किसान उतनों उन चीजों को अपना सके और आज उनका फायदा जो है वो ले सके। और वहीं अगर हम बात करें तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या है, तो देखो पानी का जो है सबसे बड़ा इंपैक्ट यहां पर जो है आपको देखने को मिलेगा। अब देखो एक चीज तो है, धान की खेती के कारण आप लोग समझते होंगे कि पानी हमें सबसे ज्यादा प्रयोग में लाना पड़ता है। 1 किलोग्राम का जो चावल उत्पादन करना पड़ता है उसके लिए 4 से 5,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और वहीं एक बात और बता दूं कि अब लगभग 20 से 25 सिंचाई हमें देनी पड़ती है एक धान की फसल को उत्पादन करने के लिए, 3 से 3.5 महीने जो भी आपका टाइम होता है या 4 महीने का आपका टाइम होता है। और लगभग 30 दिन तक, 3 से 4 महीने के अंदर पूरे 30 दिन या 40 दिन ऐसे होते हैं जिस समय पानी खड़ा रखना पड़ता है खेत के अंदर। तो सोचकर देखिए इतना पानी जो है वो हमें रिक्वायरमेंट है। तो उसकी वजह से पंजाब के अंदर डेटा लिया गया, तो पंजाब के अंदर डेटा से पता चला कि आपका 11 से 12 मीटर जो है वो ग्राउंड वाटर, आपका जो भूजल है वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। दूसरा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मानना है कि आपके 88 ब्लॉक ऐसे हैं पंजाब में जहां पर ओवर एक्सप्लॉइटेड हो चुका है, यानी कि डेंजर कंडीशन आ चुकी है, खतरे से भी वो ये कह सकते हो कि वो उससे भी बाहर जा चुके हैं। ठीक है, एक प्रकार से खतरा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आने वाले समय में अगर पानी इसी प्रकार से एक्सट्रैक्ट किया गया तो वहां पर पानी बिल्कुल जमीन का खत्म हो सकता है और ऐसी कगार पर आ सकता है जहां पर पीने के पानी की भी सुविधा शायद उपलब्ध ना हो पाए। तो हमें अभी इसका लिए कंट्रोल करना पड़ेगा। और 80% ऐसे आपके कुएं हैं जहां पर आपका पानी लगातार डिक्रीज हो चुका है और 79.6 यानी कि लगभग 80% पंजाब का एरिया ऐसा है जो कि अफेक्ट हो चुका है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के कारण, पानी जो आपका खत्म होने के कारण। और वहीं आपका 87% आउट ऑफ 153 जो ग्राउंड वाटर ब्लॉक हैं उनमें से ये कह सकते हो कि ओवर एक्सप्लॉइटेड, क्रिटिकल या सेमी क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुके हैं। और 4% कुएं ऐसे हैं जहां पर आपका 4 मीटर से ज्यादा पानी आपका क्या हो चुका है, ड्रॉप हो चुका है। तो ये ऐसी स्थिति है जो आपको हास्यास्पद लगेगी या फिर हम ये कह सकते हैं हम इसको मजाक के तौर पर या अभी उतना ज्यादा रिएक्ट ना करें, लेकिन आने वाले 5 या 10 साल के अंदर इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। और उस समय हम ये कह सकते हो कि जैसे आज महाराष्ट्र या राजस्थान या गुजरात की जो स्थिति है पानी को लेकर, वही स्थिति पंजाब और हरियाणा की भी हो सकती है अगर इसी प्रकार से हमने धान की खेती को लगाना जारी रखा। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि हमारे पास जो मेजर सोर्स है इरिगेशन का वो हमारा वेल है, कुएं हैं, और कुओं के अंदर हम भूजल को लगातार खत्म करते जा रहे हैं। और ऊपर से जो हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते हैं, उर्वरक यूज करते हैं, उसकी वजह से हमारा जो ग्राउंड वाटर आपका है उसकी क्वालिटी भी डिक्रीज हो रही है, उसमें नमक की मात्रा बढ़ रही है, उसके अंदर जो है आपका पेस्टिसाइड्स की अमाउंट बढ़ रही है और जिसकी वजह से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी आपको देखने को मिल रही होंगी। या फिर हम लोग जो फर्टिलाइजर या उर्वरक यूज करते हैं उसकी वजह से आपका ग्राउंड वाटर के अंदर नाइट्रेट पॉल्यूशन बढ़ रहा है जो कि आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम या मिथेमोग्लोबिनिया जैसी बीमारियों का जो है बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। तो हमें ये समझना पड़ेगा। अब वही बात है कि अगर केवल सरकार इस बात को समझे, ठीक है, सरकारों के लिए जरूरी है, नीतियां बनानी भी जरूरी है, पॉलिसीज को बनाना भी जरूरी है, लेकिन एज ए फार्मर भी हमें समझना पड़ेगा कि ये हमारे लिए जरूरी है, हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए जरूरी है और तभी हम अपनी जनरेशंस को बचा पाएंगे। नेक्स्ट आपका है कि एफर्ट क्या कर सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए। तो एफर्ट का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि एक तो जैसे हरियाणा के अंदर पिछले जो है कुछ सालों के में डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस को प्रमोट किया गया है जिसके अंदर कम पानी की आवश्यकता होती है, लगभग आपका 90% पानी इसमें कम चाहिए और उसका लगभग 5 लाख एकड़ एरिया जो है वो पिछले कुछ सालों में कन्वर्ट भी हुआ है जहां पर आपका डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस की जा रही है, यानी कि धान की जो सीधी बिजाई है वो आपकी 5 लाख एकड़ में की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जो आपका कॉटन का बेल्ट था वो अब पैडी में कन्वर्ट हो गया। तो सोचकर देखिए कि फिर वही बात है, फिर वो कहते हैं ना कि कान कहीं से भी पकड़ लीजिए वो आपका जो है कहीं ना कहीं नुकसान कर ही रहा है। तो वही वाली बात यहां भी है कि आपका जो पैडी का एरिया है, पहले जो कॉटन का एरिया था वो पैडी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि जहां पर हम कॉटन लगाते थे, नरमे की फसल लगाते थे, वहां पर आज धान की फसल की बिजाई की जा रही है। तो फिर वो क्या फायदा हुआ, उस डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो इंपॉर्टेंट है कि आज हम लोग बाकी फसलों को भी कैसे अपना सकते हैं। तो इसके लिए सरकार को किसानों की आय सुनिश्चित करनी पड़ेगी, उनके लिए इनकम श्योरिटी करनी पड़ेगी, उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य देना पड़ेगा, तभी जो है किसान दूसरी फसलों को अपना पाएंगे। और आज प्रेजेंट टाइम में लगातार इन फसलों को, या ये कह सकते हो कि सेम फसल को लगातार एक ही एरिया में लगाने की वजह से हरियाणा में क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही है, तो वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे हरियाणा के अंदर आपका पैडी का एरिया है, ज्यादातर अगर हम बात करें तो 50% से भी ज्यादा एरिया पैडी में है, धान के अंदर आता है। दूसरा, बाकी आपका एरिया कॉटन के अंडर है, जैसे सिरसा में कॉटन आपका मेजर बेल्ट है। वहीं अगर हम बात करें तो शुगरकेन आपका जो है यमुनानगर एरिया में काफी ज्यादा लगाया जाता है। तो सबसे पहले पैडी की बात करें तो
तो पैडी के अंदर मैंने आपको 1 या 2 दिन पहले एक वीडियो बनाकर बताई थी कि धान की फसल में हरियाणा और पंजाब के अंदर एक वायरस का अटैक हो रहा है, जिस वायरस का नाम है साउदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीक ड्वार्फ वायरस, जिसकी वजह से धान की फसल जो है वो लगातार खराब होती जा रही है। और अगर उसमें 5% से अटैक बढ़ रहा है तो वहां पर साइंटिस्ट भी रिकमेंड कर रहे हैं कि उस खेत को दोबारा कल्टीवेट कर दो, और पूसा 1847 की रिकमेंडेशन भी दी जा रही है। तो एक बार जाकर उस वीडियो को देखना, पूरा डिटेल में मैंने समझाने का काम किया है उसमें, और वहां पर भी आपका इसका लॉस बढ़ रहा है। और ये किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि सेम पैडी की जो कल्टीवेशन है वो एक ही फसल को हम एक ही बार खेत में जब दोबारा रिपीटेशन करते हैं, क्रॉप रोटेशन नहीं हो पाता है, तो वहां पर आपकी समस्याएं देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें तो आपका कॉटन फील्ड जो आपका सिरसा या नियर बाय एरिया है, या फिर ये कह सकते हो भिवानी डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, लेकिन सिरसा के अंदर अभी रिसेंटली पिंक बोलवर्म गुलाबी सुंडी का अटैक बढ़ चुका है। और कुछ गांव हैं जैसे कि चौटाला, भारूखेड़ा या फिर आपका आसाखेड़ा, इन गांवों के अंदर आज जो है पिंक बोलवर्म गुलाबी सुंडी का प्रकोप पहले अभी आ चुका है, जो कि लगभग आपका अगस्त के अंदर देखने को मिलता था, जो अभी प्रेजेंट टाइम में जुलाई के अंदर ही हमें ये कह सकते हो कि ये समस्याएं देखने को मिल रही है। अब किसानों को एडवाइस किया जा रहा है कि उसके अंदर नीम ऑयल या नीम की खलियों को उबालकर, नीम के पत्तों को उबालकर जो पानी आपका बचता है उस पानी को खेतों में छिड़काव करें, ताकि वहां पर आपका इसका अटैक ना हो पाए। इसके साथ ये भी सजेस्ट किया जा रहा है कि केमिकल पेस्टिसाइड भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन केमिकल पेस्टिसाइड की रिकमेंडेशन तब दी जा रही है जब आपका किसी भी साइंटिस्ट के द्वारा या डॉक्टर के द्वारा रिकमेंडेशन दी जाए, तो उन्हीं को आप अप्लाई करें। अच्छा, इसमें शुरुआत में महंगे पेस्टिसाइड या महंगे जो कीटनाशक हैं उनका छिड़काव नहीं करना चाहिए, इससे आपकी लागत बढ़ती है और जो कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है उस पर्टिकुलर आपके कीड़े का, वो उतना अच्छा नहीं हो पाता है। एक बार तो आप लोग कर लोगे, लेकिन बाद में उसके अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती चली जाएगी और वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। और यही सबसे बड़ा कारण है कि किसान क्या करता है, शुरुआत में ही बड़े महंगे महंगे पेस्टिसाइड और कीटनाशकों का छिड़काव करना स्टार्ट कर देता है, और बाद में वो जो कीड़ा होता है वो उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता आपकी आ जाती है, और फिर उसके ऊपर आप जितना मर्जी अप्लाई करते रहो। जैसे वो होता है ना कि एक पर्सन है, वो शुरुआत में ड्रिंक 1 पैक लगाना स्टार्ट करता है, बाद में वो 2 पैक 1 बोतल पे आ जाता है, और फिर उसको 1 बोतल भी दे दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही बात है कि आप जो है, जैसे हम पहले तो जो आपकी कीटनाशक आते थे उनको अगर सूंघ भी लेते थे तो भी चढ़ जाता था कई बार, आजकल तो पी लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कई बार। तो वही कारण है कि वो आपका प्रतिरोधक क्षमता उन कीड़ों में भी डेवलप होती जा रही है, और वही कारण है कि हमें समझना पड़ेगा कि इसके अलावा हम लोग जैसे कि व्हाइट फ्लाई है उनको कंट्रोल करने के लिए हम लोग फिरोमोन ट्रैप वगैरह को यूज कर सकते हैं। तो जरूरी है भाई, आप इनको यूज करो। ये कह सकते हो बर्ड परचेज को यूज कर सकते हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ठीक है। और कोशिश की जाए कि बायोलॉजिकल कंट्रोल या कल्चरल कंट्रोल को फॉलो करें, तो वहां पर क्रॉप रोटेशन की जरूरत है, ठीक है। अगली बार फसल को बदलने की जरूरत है, तभी जो है ये काम आपका हो सकता है। या फिर अच्छी वेराइटीज की जरूरत है, अच्छे सीड की जरूरत है, जो आपका मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। इसके साथ साथ शुगरकेन का फील्ड जो कि यमुनानगर के आसपास के क्षेत्र में है, जहां पर पोखा बींग जो कि एक आपका फ्यूजेरियम फंगस के कारण होने वाला बीमारी है, ये बीमारी आपकी लगातार बढ़ती चली जा रही है। और वहीं अगर हम बात करें तो टॉप वोरर और सकिंग पेस्ट का जो अटैक है वो भी लगातार शुगरकेन के अंदर, गन्ने की फसल में यमुनानगर एरिया में बढ़ रहा है। और अगर हम बात करें तो खासकर उन 2 वेराइटीज के अंदर CO0118 और CO0238, इन 2 वेराइटीज जो शुगरकेन की है, इनमें इनका अटैक और ज्यादा है। और लगभग शुगरकेन का 45,000 एरिया ऐसा है, 45,000 एकड़ एरिया ऐसा है जो यमुनानगर में केवल लगाया जाता है। तो आज वहां के किसानों की चिंता बढ़ चुकी है कि ये वायरस, ये कीड़े प्रकोप इनका बढ़ता जा रहा है, तो इनको कैसे नियंत्रित किया जाए। तो इसके लिए अगेन यहां पर एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है, जैसे कि फंगिसाइड, कार्बेंडाजिम और प्रोपिकोनाजोल को अप्लाई कर सकते हो पोखा बींग को कंट्रोल करने के लिए। इंसेक्टिसाइड जो सकिंग पेस्ट है उनको कंट्रोल करने के लिए हम लोग डायमेथोड जो कि आपका रोगर के नाम से आता है उसको आप अप्लाई कर सकते हो। ये आपके कीटनाशक ऐसे हैं जिनको प्रयोग में लाया जा सकता है। और टॉप बोरर को कंट्रोल करने के लिए ट्राइकोगार्ड प्रयोग में लाए जा सकते हैं, जो कि आपका 4 टाइम बिटवीन द अगस्त एंड सितंबर। तो यहां पर ये कह सकते हो कि ये एडवाइजरीज हैं जो भारतीय सरकार के द्वारा कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हो कि उन साइंटिस्टों के द्वारा या रिसर्च स्टेशन जो आसपास हैं उनके द्वारा ये गाइडलाइन जारी की जाती है, जिससे आप किसान जो है इन फसलों को बचा सकें। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। और इसके साथ में ये जितना भी मैंने आपको डेटा शेयर किया था वो इस टेबल के अंदर आपका दिया गया है, तो ये कोई अलग नहीं है। बाकी यहाँ पर उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इसके अंदर मैंने कोशिश की है कि आपके साथ एक जनरलाइज फॉर्म के अंदर जानकारी साझा कर सकूं, आपकी जनरल नॉलेज को बढ़ा सकूं, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो आपकी समझ है उसको मैं और ज्यादा बेहतर बना सकूं। बाकी समय समय पर कोशिश रहती है कि आपको ये जानकारी दी जाए, ताकि अगर आप एक किसान हैं तो अपने खेत को बचा सकें, आपको अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपनी एग्रीकल्चर की नॉलेज को इंप्रूव कर सकें, अपने करंट अफेयर को डेवलप कर सकें और ज्यादा बेटर
बेटर बना सकें और आपके जो आने वाले समय के अंदर एग्जाम है उनमें आप बेहतरीन आंसर कर सकें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इन सभी को समझने के लिए। इसी प्रकार के और अपडेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है और ये वीडियोस जो है वो काफी हेल्प भी करेंगे आपको, क्योंकि देखो हम इधर उधर का जो कंटेंट देखते हैं उससे तो काफी बेहतर है ये चीज, ठीक है, क्योंकि आपके साथ एक अच्छी जानकारी साझा की जा रही है, ठीक है। और ये जरूरी नहीं कि अगर हम लोगों से मिस्टेक नहीं होती, कई बार गलतियां भी हो जाती है, तो उसके लिए हम आपके लिए ओपन करते हैं कि आप कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और ये जानकारी आपको कैसी लगी वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।